हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग स्थैतिक जागरूकता अभ्यास प्रश्नों को देख रहे हैं और ये जो है ये हमारा भाग 4 होने जा रहा है, यानी स्टैटिक अवेयरनेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और ये होने वाला है हमारा पार्ट 4। अब तक हमने 3 पार्ट्स को कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें आपने अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया होगा। इस लेक्चर में भी हम पहले कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और अंत में हम इन सभी के सारांश को देखेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, एक छोटा सा असवीकरण है जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ें। तो असवीकरण है कि हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई भी चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। पहला प्रश्न है, निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य शेयर सूचांक है? विकल्प है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेस्डैक या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। स्पष्टीकरण, निफ्टी जिसे आधिकारिक रूप से निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है, भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य स्टॉक मार्केट सूचकांक है। इसमें एनएसई पर सूचीबद्ध 50 सबसे बड़े सबसे तरल शेयर शामिल हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सूचकांक निवेशकों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है और समग्र बाजार प्रदर्शन की जानकारी प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं को शामिल करती है? विकल्प हैं छठवीं, सातवीं, आठवीं, नववीं या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सबके पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, आठवीं। स्पष्टीकरण, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा शामिल थी, लेकिन वर्षों में अतिरिक्त भाषा जोड़ी गई जिससे कुल संख्या 22 हो गई। यह अनुसूची भारत में भाषाई विविधता की मान्यता और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा प्रश्न है, यूनेस्को की कामकाजी भाषाएं कौन सी हैं? विकल्प है केवल फ्रेंच, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी। स्पष्टीकरण, यूनेस्को की कामकाजी भाषाएं मुख्य रूप से अंग्रेजी और फ्रेंच है। यह इन दो भाषाओं का उपयोग संगठन के भीतर अधिकांश आधिकारिक संचार और दस्तावेजीकरण के लिए किया जाता है, जबकि रूसी का उपयोग कुछ संदर्भों में किया जाता है। इसे यूनेस्को की प्राथमिक कामकाजी भाषाओं में से एक नहीं माना जाता है। अंग्रेजी और फ्रेंच पर ध्यान केंद्रित करना उन देशों में संगठन की जड़ों को दर्शाता है जहां ये भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उपयोग की जाती हैं। चौथा प्रश्न है, विश्व विकलांगता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विकल्प है 10 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 29 नवंबर को, 15 दिसंबर को या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है, फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है 3 दिसंबर। स्पष्टीकरण। विश्व विकलांगता दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों का दिवस भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विकलांगता मुद्दों के प्रति जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना और विकलांग व्यक्तियों की गरिमा, अधिकारों और कल्याण के लिए समर्थन जुटाना है। यह विकलांग व्यक्ति को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 5वां प्रश्न है, चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? विकल्प है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, क्रिकेट। स्पष्टीकरण। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें शीर्ष क्रिकेट खेलने वाले देश सीमित ओवरों के प्रारूप में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह टूर्नामेंट हर कुछ वर्षों में आयोजित किया जाता है और इसे क्रिकेट विश्व कप और टी20 विश्व कप के साथ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में से भी एक माना जाता है। 6वां प्रश्न है, आईएसओ श्रेणी क्या है? विकल्प है उत्पादन प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण, इंजीनियरिंग प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन मानक, विपणन प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन मानक। आईएसओ श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एक समुच्चय को संबंधित करती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा विकसित किया गया है, जो गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता आश्वासन पर केंद्रित है। यह मानक संगठन को उनकी प्रक्रियाओं में सुधार करने, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश और ढांचे प्रदान करते हैं। आईएसओ 9001 इस श्रेणी में सबसे प्रसिद्ध मानकों में से एक है जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित है। 7वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा की गई थी। विकल्प है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्जीनिया साक्षरता के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूनिडो के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। 70 है सी, यूनेस्को। स्पष्टीकरण। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा 1966 में यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा की गई थी। इसे प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, जो गरिमा और मानव अधिकारों का मामला है, और व्यक्तियों और समुदाय को सशक्त बनाने के साधन के रूप में साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके। यह दिन वैश्विक साक्षरता चुनौती और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयासों की याद दिलाता है कि सभी को साक्षरता शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक है? विकल्प है मार्क टली, दीपक चोपड़ा, वी एस नायपॉल,
वेद मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है वी एस नायपॉल। स्पष्टीकरण। हाफ ए लाइफ एक अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसे वी एस नायपॉल ने लिखा है और यह 2001 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक पहचान, संबंध और उपनिवेशोत्तर जीवन की जटिलताओं के विषयों का अन्वेषण करती है। इसके नायक के दृष्टिकोण से जो भारत, इंग्लैंड और अफ्रीका में अपने अनुभवों पर विचार करता है। नायपॉल, जो नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक हैं, अपने कार्यों में सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों की गहन और अक्सर आलोचनात्मक खोज के लिए जाने जाते हैं। नवा प्रश्न है, प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रयुक्त सीसीईए शब्द का विस्तार करें। विकल्प है कैबिनेट समिति ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, कैबिनेट समिति ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, कैबिनेट काउंसिल ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, कैबिनेट काउंसिल ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है बी, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। स्पष्टीकरण। सीसीईए का अर्थ भारत में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति है। यह कैबिनेट की एक समिति है जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें नीतियां और योजनाएं शामिल हैं जिनका महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव होता है। यह समिति सरकार में आर्थिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 10वां प्रश्न है, पहली भारतीय महिलाएं जिसने ओलंपिक पदक जीता वो कौन है। विकल्प है कुंजा रानी देवी, मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी, तानिया सचदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, कर्णम मल्लेश्वरी। स्पष्टीकरण। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2000 सिडनी ओलंपिक में हासिल की, जहां उन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। उनकी उपलब्धि ने भारत में महिला एथलीट की आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और भारतीय खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी रही। 11वां प्रश्न है, ग्रैंड सनम खेल से संबंधित है। विकल्प है लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। लॉन टेनिस सही उत्तर। स्पष्टीकरण। ग्रैंड स्लैम शब्द सबसे अधिक टेनिस से संबंधित है। यह खेल के 4 प्रमुख चैंपियनशिप को संबंधित करता है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। एक ही कैलेंडर वर्ष में इन चारों टूर्नामेंटों को जीतना ग्रैंड स्लैम प्राप्त करना कहलाता है, जो टेनिस की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह शब्द अन्य खेलों में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन आपके प्रश्न के संदर्भ में मुख्य रूप से लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। 12वां प्रश्न है, रंगास्वामी कब संबंधित है। विकल्प हैं कुश्ती से,
फुटबॉल से, हॉकी से, गोल्फ से या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, हॉकी। स्पष्टीकरण। रंगास्वामी कप भारत में एक हॉकी टूर्नामेंट है। इसका नाम भारतीय हॉकी के एक प्रमुख व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। यह पारंपरिक रूप से विभिन्न स्तरों पर खेल को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह कप विभिन्न टीमों के लिए हॉकी में अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रतिस्पर्धा करने का एक मंच रहा है। 13वां प्रश्न है, जीएसएलवी का पूर्ण रूप बताएं। विकल्प है भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण यान, भूस्तर स्टेशन प्रक्षेपण यान, वैश्विक स्टेशन प्रक्षेपण यान या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है ए, भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। स्पष्टीकरण। जीएसएलवी का अर्थ भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह प्रक्षेपण यान जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है, उपग्रह को भूस्थिर कक्षाओं में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट में उपयोग किया जाता है? विकल्प है सेंटर फॉरवर्ड, गोल, लव, एलबीडब्ल्यू या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है एलबीडब्ल्यू। स्पष्टीकरण। एलबीडब्ल्यू का मतलब लैग बिफोर विकेट है, जो क्रिकेट में बल्लेबाजों को आउट करने का एक विशेष तरीका है। यह तब होता है कि जब एक गेंद दो स्टंप्स को हिट करती है, बल्लेबाज के शरीर के किसी भी हिस्से, आमतौर पर पैर से टकराती है, इससे पहले कि वह बल्ले से टकराए, बशर्ते गेंद स्टंप्स की लाइन में या ऑफ स्टंप के बाहर पिच की गई हो। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गोल्डन ग्लोब अवार्ड से संबंधित है? आपके विकल्प हैं पत्रकारिता, सामाजिक कार्य, शांति पहल, फिल्म और टेलीविजन या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है फिल्में और टेलीविजन। स्पष्टीकरण। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स प्रतिवर्ष हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्टता का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। यह पुरस्कार अभिनय, निर्देशन और दोनों माध्यमों में उत्पादन सहित विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में पहला स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? विकल्प हैं परम, आर्यभट्ट, अप्सरा, तेजस या फिर इनमें से कोई। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त। सही उत्तर है ए परम। स्पष्टीकरण। परम भारत में पहला स्वदेशी रूप से विकसित सुपर कंप्यूटर था, जिसे 1980 के दशक के अंत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। यह उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में भारत की क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? विकल्प हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है सी केरल। स्पष्टीकरण। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। भगवान अयप्पा को समर्पित है और देश के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा भारत में डाकघरों द्वारा प्रदान नहीं की जाती? विकल्प हैं बचत बैंक योजना, म्यूचुअल फंड्स की खुदरा बिक्री, टिकटों की बिक्री, डिमांड ड्राफ्ट जारी करना या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है। समय समाप्त। सही उत्तर है डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। स्पष्टीकरण। व्याख्या। बचत बैंक योजना। भारत में डाकघर विभिन्न बचत योजनाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, आवर्ती जमा, समय जमा और अन्य। यह योजनाएं उनकी विश्वसनीयता और सरकारी समर्थन के लिए लोकप्रिय हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स का खुदरा बिक्री। भारत में डाकघरों ने अपने ग्राहकों को म्यूचुअल फंड उत्पादन प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी की है। यह सेवा उनके व्यापक वित्तीय उत्पादों की पेशकश के प्रयासों का हिस्सा है। डाक टिकटों की बिक्री। डाकघरों के मुख्य कार्यों में से एक है, वह डाक टिकट बेचते हैं जो पत्र और पार्सल भेजने के लिए आवश्यक होते हैं। डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। पारंपरिक रूप से डिमांड ड्राफ्ट बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, ना कि डाकघरों द्वारा। डिमांड ड्राफ्ट एक पत्रकार का वित्तीय साधन है, जिसका उपयोग एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है, और यह सेवा आमतौर पर डाकघरों द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। इसलिए जो सेवा भारत में डाकघरों द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, वह है डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। 19वां प्रश्न है, गुड बाय शहजादी एक पुस्तक है जिसे लिखा है। विकल्प हैं श्याम भाटिया, अशोक मेहता, जनार्दन ठाकुर, अरुण गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है श्याम भाटिया। स्पष्टीकरण। गुड बाय शहजादी एक पुस्तक है जिसे पत्रकार श्याम भाटिया ने लिखा है। यह पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के जीवन और समय पर एक विस्तृत विवरण और दृष्टिकोण प्रदान करती है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल एशियाई देशों के व्यक्तियों और संगठनों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? विकल्प हैं बुकर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, टेम्पल्टन पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। स्पष्टीकरण। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो एशिया के व्यक्तियों और संगठनों को उनके विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करता है।
जिसमें सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व और पत्रकारिता शामिल है। इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अन्य उल्लेखित पुरस्कार एशियाई देशों तक सीमित नहीं है। 21वां प्रश्न है, भारत में प्रत्येक बच्चे को निम्नलिखित में से कौन सा अब एक मौलिक अधिकार है? विकल्प है नागरिकता के प्रमाण के रूप में एक अद्वितीय पहचान पत्र प्राप्त करना, भारत के किसी भी अस्पताल, निजी या सरकारी में मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करना प्राप्त करना, माता पिता के समर्थन के बिना भी जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। स्पष्टीकरण, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार बनता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा प्राप्त हो, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अन्य विकल्प हालांकि महत्वपूर्ण है, संवैधानिक द्वारा परिभाषित मौलिक अधिकार नहीं है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है? विकल्प है क्रिकेट बॉगी, मुक्केबाजी बुली, शतरंज चेकमेट, टेनिस डेजी कटर या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है सी, शतरंज चेकमेट। स्पष्टीकरण, चेकमेट शब्द है जो विशेष रूप से शतरंज में उपयोग किया जाता है, इंगित करने के लिए कि खिलाड़ी का राजा ऐसी स्थिति में है कि उसे पकड़ा जा सकता है। चेकमेट और खिलाड़ी के पास इस खतरे से बचने के लिए कोई वैध चाल नहीं है। अन्य विकल्प सही मेल नहीं खाते हैं, जैसे क्रिकेट बॉगी, क्रिकेट में मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है। बॉक्सिंग बुली, बॉक्सिंग से संबंधित मानक शब्द नहीं है। टेनिस डेजी कटर, टेनिस में मानक शब्द नहीं है, डेजी कटर अधिकतर क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रकार केवल सही मेल सी, शतरंज चेकमेट है। 23वां प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विकल्प है हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है डी, क्रिकेट। स्पष्टीकरण, दिलीप ट्रॉफी भारत में एक प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसमें देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें भाग लेती हैं। इसका नाम पूर्व भारतीय क्रिकेटर दलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया है। यह टूर्नामेंट भारत की घरेलू क्रिकेट संरचना का हिस्सा है। 24वां प्रश्न है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। यह किसके अंतर्गत आता है? विकल्प है 86 संवैधानिक संशोधन, 94 संवैधानिक संशोधन, 90 संवैधानिक संशोधन या फिर 89 संवैधानिक संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है 86 संवैधानिक संशोधन। स्पष्टीकरण, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकतर अधिनियम आरटीआई अधिनियम 2009 में अधिनियमित किया गया था और यह भारत के संविधान के 86वें संशोधन से उत्पन्न होता है। इस संशोधन ने अनुच्छेद 21 से जोड़ा है, जो राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फेसबुक का संस्थापक है? विकल्प है स्टीव जॉब्स, स्टीव जेम्स, सबीर भाटिया, मार्क जुकरबर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर देने के लिए आप सभी के पास 10 सेकंड का समय है। फिर मैं आप सभी को सही उत्तर बता दूंगा। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही उत्तर है मार्क जुकरबर्ग। स्पष्टीकरण,
मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में छात्र रहते हुए फेसबुक की सह स्थापना की थी। उन्होंने इसे दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचीबद्ध अन्य व्यक्ति फेसबुक की स्थापना से संबंधित नहीं है। हमने प्रश्नों को खत्म कर लिया है। अब हम देखें सारांश को। हमने देखा निफ्टी सूचकांक को, भारतीय संविधान में भाषाओं को, यूनेस्को की कार्यभाषा को, विश्व विकलांगता दिवस को, चैंपियन ट्रॉफी को। हमने देखा आईएसओ श्रेणी को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित कब किया गया, हाफ ए लाइफ के लेखक को, सीसीए विस्तार को, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता को, ग्रैंड स्लैम गेम को, रंगास्वामी कप को, जीएसएलवी विस्तार को, क्रिकेट शब्द को, गोल्डन ग्लोब अवार्ड एसोसिएशन को, पहला स्वदेशी विकसित सुपर कंप्यूटर को, सबरीमाला मंदिर का स्थान, डाकघर सेवाएं जो प्रदान नहीं की जाती हैं, गुड बाय शहजादे के लेखक, एशियाई देशों के लिए पुरस्कार, भारत में बच्चों के लिए मौलिक अधिकार, सही मिलान की एक शब्द, दिलीप ट्रॉफी, शिक्षा का अधिकार विधेयक संशोधन और फेसबुक के संस्थापक। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी या समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।